प्रिंस दीपेंद्र को मां यानी नेपाल की रानी ऐश्वर्या ने शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। दीपेंद्र वहां गए और उनसे कहा कि वो अपनी मर्जी की लड़की से शादी करना चाहते हैं। एक पल के लिए रानी ऐश्वर्या का माथा ठनका। रानी ऐश्वर्या ने उस लड़की के बारे में जब पूछा तो प्रिंस के जवाब से नाराज होकर साफ शब्दों में इस शादी से इनकार करते हुए चली गई। एक दिन फिर प्रिंस अपनी मां के पास पहुंचा और उसने कहा कि वो शादी के बारे में बात करना चाहता है। तो रानी ऐश्वर्या ने फिर इनकार करते हुए कहा कि उसके लिए दुल्हन उन्होंने चुन ली है। इस बार प्रिंस दीपेंद्र नाराज हो गया और ये बोलकर वहां से चला गया कि वो शादी करेगा तो देवयानी से ही। इधर दीपेंद्र जब भी देवयानी से बातचीत करता तो कहता वो मां को मनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों का प्रेम प्रसंग ठीक चल रहा था और दोनों को उम्मीद थी कि शादी होने की संभावना खत्म नहीं हुई है। इस बीच दीपेंद्र ने अपने देश नेपाल के सुरक्षा विभाग के लिए हथियारों और अन्य उपकरणों की एक डील का प्रस्ताव रखा और अपना सुझाव भी। दीपेंद्र के इस प्रस्ताव को दीपेंद्र के पिता और नेपाल के राजा वीरेंद्र ने दरकिनार करते हुए उससे उलट अपने फैसले को तरजीह दी। दीपेंद्र को यहाँ भी मायूसी हाथ लगी। तारीख 1 जून 2001, दिन शुक्रवार। यही है वो तारीख जिसने नेपाल की धारा को बदल कर रख दिया। दीपेंद्र हर तरफ से मायूस था और जल्दी कोई फैसला करना चाहता था। नारायण हिती पैलेस में शाम को एक पार्टी का आयोजन किया गया था। राज परिवार के लिए ऐसी पार्टियां साप्ताहिक शगल थी। प्रिंस दीपेंद्र शाम 6:45 पर ही मजमे वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वे पास के ही एक कमरे में बिलियर्ड्स खेल रहे थे। शाम होते ही रॉयल फैमिली पहुंचने लगी थी। राजभवन की ये पार्टी अब परवान चढ़ी रही थी कि वीरेंद्र वीर विक्रम शाह भी वहां पहुंच गए। लेकिन तभी लोगों ने देखा दीपेंद्र नशे में थे। वे संभल नहीं पा रहे थे और वे नीचे गिर गए। दीपेंद्र के छोटे भाई निरंजन और चचेरे भाई पारस कुछ लोगों की मदद से दीपेंद्र को उनके कमरे में ले गए। पार्टी में लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने दीपेंद्र को फिर से वहां आते देखा, वो भी एक आर्मी ऑफिसर की तरह अत्याधुनिक हथियारों से लैस। दीपेंद्र के एक हाथ में जर्मन सब मशीन गन और दूसरे में राइफल थी। तभी उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और अगले क्षण अपने दाहिने हाथ से सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ की आवाज हुई और गोलियों की बौछार बैरल के सामने से निकली। वे दीपेंद्र की तरफ बढ़े और धीरे धीरे जमीन पर गिरे। तब तक पार्टी में मौजूद लोगों को पता चल चुका था कि नेपाल के राजा को उनके बेटे ने गोली मार दी है। कुछ ही देर में दीपेंद्र फिर वापस आ गए। इस समय जब राजा के तीसरे भाई धीरेन्द्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दीपेंद्र ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया। इसके बाद दीपेंद्र के सिर पर खून सवार हो चुका था। जो भी सामने आ रहा था उसे मार रहा था। दीपेंद्र ने एक बार फिर अपने पिता के ऊपर फायर किया। इस बार गोली उनके सिर से पार हो गई। यहाँ से दीपेंद्र एक बार फिर गार्डन की तरफ गए। महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे दौड़ी। प्रिंस निरंजन भी माँ के साथ दौड़े। इस दौरान निरंजन अपनी माँ और भाई के बीच आ गए। यहाँ दीपेंद्र ने उसे भी गोली मार दी। महारानी ऐश्वर्या भी उनकी बंदूक का शिकार हुई। 3 से 4 मिनट में नारायण हिती पैलेस में काल का तांडव हो गया। कुछ देर बाद आखिरी गोली सुनाई दी। ये गोली दीपेंद्र ने खुद को मारी थी। रात के लगभग 9:15 बजे काठमांडू के एक प्रसिद्ध अस्पताल में जब एक के बाद एक राज परिवार के सदस्यों की बॉडी पहुंचने लगी तो मानो अस्पताल के पूरे स्टाफ को गश आ गया। आखिर ये हुआ क्या था? अस्पताल में महाराज वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस निरंजन, राजकुमारी श्रुति को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा राज परिवार के 5 और सदस्य मारे गए। दीपेंद्र तब तक बेहोशी के आलम में था लेकिन उसकी बेहोशी कभी नहीं टूटी। उसे भी 4 जून को मृत घोषित कर दिया गया। इस विचलित कर देने वाले हत्याकांड को लेकर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई भी इस कांड का क्या, क्यों और कैसे नहीं जान पाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बाद में। बाय बाय, थैंक यू।